नमस्ते विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पूर्व कालांश में हमने आपके पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा की थी। पाठ्यक्रम 5 इकाई में विभाजित हैं। पहली इकाई काव्य से संबंधित, दूसरी इकाई रस से संबंधित, तीसरी इकाई अलंकार और छंद से संबंधित, चौथी इकाई काव्य गुण, काव्य दोष या शब्द शक्ति से संबंधित, और 5वीं इकाई है हिंदी गद्य की विभिन्न जो विधाएं हैं वो है, उसके बारे में चर्चा की थी। विद्यार्थी विशेष रूप से ध्यान देने की बात है, आपका पाठ्यक्रम पूरा का पूरा वैसा का वैसा है, उसमें किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया है। आपको पूरी स्टडी, पूरी डिटेल से विस्तार से आपको अध्ययन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पार्ट सॉल्व पिछली बार छोड़ दिया, इस बार नहीं आएगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अपनी जो तैयारी है परीक्षा की वो बहुत ही गहराई से होनी चाहिए। प्रश्न कहीं से भी कैसा भी प्रश्न आ सकता है, इसलिए हमें अभी तैयार रहना है। आपको छुट्टियां बहुत मिल चुकी हैं, घर पर बैठे हैं, आराम से इसको यूनिट बाय, प्रत्येक यूनिट बाय आपको अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पढ़ना है। मैंने पूर्व क्लास में आपको ये भी बताया कि हम परीक्षाएं सिर पर होने के नाते अब हम विस्तार से तो इसका अध्यापन नहीं करा पाएंगे, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न आने लायक हैं, विशेष तौर जो अति लोकतात्मक प्रश्न है, उस पर हम विशेष रूप ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि इसी के माध्यम से हम छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से बड़े प्रश्नों तक हम पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए आज जो हमारी पहली इकाई है वो है काव्य, और काव्य से संबंधित अनेक प्रकार के प्रश्न बनते हैं। और इस इकाई के अंतर्गत काव्य के लक्षण, काव्य के भेद, काव्य के प्रयोजन, काव्य के हेतु, यानी कुल 4 पॉइंट इसके अंदर संबंधित हैं। अब देखिए, अब आइए काव्य जो पहली जो इकाई है और जो पहला शब्द है काव्य, काव्य शब्द को लेकर के अनेक विद्वानों ने, अनेक बड़े बड़े दिग्गजों ने, जो शिक्षा शास्त्र थे, जो बहुत बड़े प्रखंड विद्वान थे, साहित्य से संबंधित, संस्कृत साहित्य को हो, चाहे हिंदी साहित्य को हो, चाहे आंग्ल साहित्य को हो, उन्होंने काव्य शब्द को लेकर के बहुत ही अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि काव्य शब्द की सबसे पहले परिभाषा, काव्य शब्द का पहला ग्रंथ कौन सा है, ये सबसे पहले प्रश्न हमारे सामने फुटअप होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देने की बात है कि काव्य शास्त्र अपने आप में बहुत बड़ा विस्तार विषय है, और ये पूरा विषय संस्कृत साहित्य से हमारे हिंदी साहित्य में आया गया है। इसीलिए आपको ध्यान से समझना है कि इसमें संस्कृत के कुछ श्लोक भी आएंगे, संस्कृत की कुछ पंक्तियां भी आएगी। आप उस पंक्तियों को किस विद्वान ने कहा है, किस आचार्य ने कहा है, किससे संबंधित है, उसके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। तो आइए, काव्य से संबंधित जो प्रश्न, जो संक्षिप्त जो प्रश्न बन रहे हैं, जो कुछ प्रश्न मैं आप बोर्ड पे लिखे हैं, और भी जो प्रश्न बनेंगे मैं बोर्ड पे नेक्स्ट श्यामपट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आपको समझा रहा हूं कि सबसे पहला काव्य, काव्य क्या है, काव्य कैसा है, काव्य का स्वरूप कैसा है, इसके बारे में आज दिन तक कोई भी आचार्य ने, कोई भी विद्वान ने निश्चित रूप से परिभाषा नहीं दी। काव्य शब्द आते ही हमारे जहन में कुछ काव्यगत पंक्तियां, कुछ कविताएं, कुछ शेर शायरियां, ऐसे शब्द हमारे मानस पटल में उपस्थित हो जाते हैं, लेकिन निश्चित रूप से ये नहीं कहा जा सकता काव्य क्या है। आज भी बहुत बड़ा संशय है, लेकिन सर्वप्रथम जो काव्य की जो अवधारणा है, काव्य के बारे में जो बातें बताई गई हैं, वो सबसे पहले दूसरी और तीसरी शताब्दी में संस्कृत साहित्य के जो बहुत बड़े प्रसिद्ध विद्वान है आचार्य भरत मुनि, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण काव्य का विवेचन इसमें किया है। तो ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न फुटअप यह होता है, काव्य शास्त्र का प्रथम ग्रंथ कौन सा है। आपको ध्यान होना चाहिए, पूर्व क्लासों में मैंने आपको बता दिया है
कि आचार्य भरत मुनि द्वारा लिखित जो ग्रंथ है वो है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र नाम आते नाट्य नाटक के बारे में, मानस में यही हमारे विचार उत्पन्न होते हैं, यही भाव उत्पन्न होते हैं, लेकिन विद्यार्थियों नाटक के बारे में नहीं बताया, छंदों के बारे में भी बताया गया, अलंकार के बारे में भी बताया गया, रस के बारे में भी बताया गया, और कुछ लोग कहते हैं गद्य की थोड़ी संक्षिप्त जो विधा है उसके बारे में भी इसमें बताया गया। ठीक है ना। ये पुस्तक अपने आप में बहुत बड़ा विस्तृत है, इसलिए संक्षिप्त में इस पुस्तक में आचार्य भरत मुनि ने सर्वप्रथम काव्य की परिभाषा, काव्य के स्वरूप के बारे में बताने का प्रयास किया है। अब ये प्रश्न उत्पन्न हमारे सामने ये होता है कि जो भरत मुनि ने जो पुस्तक लिखी है नाट्य शास्त्र, उस नाट्य शास्त्र पुस्तक का मूल विषय वस्तु क्या है, अर्थात उस पुस्तक के अंतर्गत मूल विषय सामग्री क्या है, उसमें कौन कौन सी बातों का समावेश किया गया, उसमें कौन कौन सी तथ्यों को बताया गया, उसमें कौन कौन सी बातें लिखी गई है, ये हमारे सामने कुछ होता है। दूसरा प्रश्न यही है कि नाट्य शास्त्र पुस्तक की मूल विषय वस्तु क्या है, यानी इस पुस्तक का जो मूल विषय वस्तु है काव्य के अंगों पर विवेचन है, यानी काव्य क्या नहीं अंग है, जैसे रस है, काव्य रस, काव्य के गुण है, काव्य के दोष है, अलंकार है, छंद है, अभिनय शास्त्र है आदि, इसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। ठीक है ना। अब देखिए दूसरी तीसरी शताब्दी जो विद्वान हुए संस्कृत साहित्य विद्वान, इन्होंने इसके बारे में बताया है। उसके पश्चात हमारे सामने जो 18 पुराणों में से एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध पुराण हमारे सामने आया है, और उस पुराण का नाम है अग्नि पुराण। अग्नि पुराण में भी काव्य के बारे में कुछ बातें कही गई हैं, काव्य के बारे में कुछ विवेचन किया गया है, काव्य क्या है, काव्य का स्वरूप क्या है, इसमें भी कुछ विद्वानों ने इसके बारे में इसमें बताया है। तो अग्नि पुराण के अनुसार अग्नि पुराण में वर्णित काव्य की परिभाषा क्या है, इसमें यह बताया है कि इष्ट अर्थ को प्रकट करने वाली पदावली, इष्ट का मतलब तो मुख्य भावार्थ को प्रकट करने वाली जो पदावली है, जो लय तुक ताल में मिलती है, ऐसी जो पदावली है, जो संयुक्त ऐसा जो वाक्य है वो ही काव्य है, और ये बात कहने वाले हैं अग्नि पुराण में वर्णित है, अर्थात जिसमें अलंकार प्रकट हो और जो अलंकार भी दोष रहित हो, उसमें किसी प्रकार का दोष ना हो, और साथ ही उसमें काव्य के गुणों का समावेश हो। इस प्रकार की जो पुस्तक होती है, इस प्रकार की जो काव्यगत पंक्तियां होती हैं, वो कहलाता है काव्य। अग्नि पुराण की बात बताई गई। ठीक है ना। उसके पश्चात संस्कृत साहित्य के आचार्यों ने अपने अपने विचार अलग अलग प्रकट किए हैं। समय के अनुसार अनेक विद्वान हुए, और उन विद्वानों ने अपने परिवेश, अपने समकालीनता के अनुसार शास्त्रों का अध्ययन किया, और अध्ययन करने के परिणाम से उसके जहन में, उनके मन में जो काव्य की परिभाषाओं को लेकर के जो विचार उत्पन्न हुए, उन्होंने अलग अलग विचार प्रकट किए, परिभाषाएं दिए, उनके बारे में कहा है। तो अगले विद्वान है आचार्य भामा ने। आचार्य भामा ने भी काव्य के बारे में कहा है। क्या कहा है? आचार्य भामा के अनुसार काव्य क्या है, अतः उन्होंने काव्य के बारे में कहा है कि शब्दार्थ सहितो काव्य, शब्द प्लस अर्थ, जो शब्द और अर्थ जो मिल जाता है, शब्द भी और शब्द के साथ अर्थ मिल जाता है, उसी को हम काव्य कहते हैं। अर्थात शब्द और अर्थ का संयोग ही काव्य है। ये बात कहने वाले प्रसिद्ध विद्वान भामा है। ध्यान दीजिए, भामा संस्कृत साहित्य के बहुत अच्छे विद्वान हैं। इन्होंने अलंकारों के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की है। ठीक है ना। अगले विद्वान देखिए आचार्य दंडी हैं, जिन्होंने काव्य के बारे में भी अपने विचार प्रकट किए हैं। आचार्य दंडी ने भी यही बात बताई जो अग्नि पुराण बात बताई गई है। इष्ट अर्थ को प्रकट करने वाली पदावली, इष्ट मुख्य अर्थ, इष्ट मतलब मुख्य अर्थ को प्रकट करने वाली जो पदावली, वो शरीर मात्र है। क्या है? शरीर मात्र है, और वही शरीर मात्र को निखारना वही काव्य कहलाता है। ये बात कहने वाले संस्कृत साहित्य के बहुत ही आदि आचार्य कवि दंडी ने अपनी बात कही है। और दंडी संस्कृत साहित्य के
विशेष रूप से अलंकार संप्रदाय के दूसरे बहुत बड़े प्रवर्तक माने जाते हैं भामा के पाल। उन्होंने अलंकार के बारे में भी कुछ अपनी बात बताई है। उन्होंने कहा है, आचार्य दंडी के अनुसार अलंकार का व्यापक अर्थ क्या है। प्रश्न हमारे सामने ये पुटअप हो रहा है, ये प्रकट हो रहा है, परीक्षा में ये भी आ सकता है। आचार्य दंडी ने अलंकार के बारे में क्या बताया है, अलंकार क्या है। उन्होंने कहा है, संस्कृत में बात उन्होंने बताई, ध्यान दीजिए। कहा है कि काव्य शोभाकरान, काव्यम शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रचक्ते, अर्थात काव्य की शोभा प्रदान करने वाले धर्म अलंकार है। काव्य की जो शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व हैं, काव्य को बहुत उसमें चमत्कार उत्पन्न करने वाले जो तत्व हैं वो अलंकार है, और वो ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देने की बात है कि ये प्रश्न मैंने आपको थोड़े से संक्षिप्त में इसकी झलक दिख रही है, छोटे से बारे प्रश्न बताए। अभी भी इस काव्य के बारे में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ध्यान देने की बात है, इसको विस्तार से न बता करके मैं संक्षिप्त में इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से पढ़ते पढ़ते हम आगे अध्ययन करेंगे। तो आपको तैयारी कैसे करनी है, मान लीजिए प्रश्न बड़ा भी आ जाए, आगे तो बड़ा नहीं आएगा, 1.5 घंटे के प्रश्न पत्र हैं, और ऐसे स्थिति में ये भी आ जाता है काव्य विकास के बारे में समझाइए, काव्य के स्वरूप के बारे में समझाइए, तो आपको कम से कम आपको 6 पंक्तियां याद होनी चाहिए। कितनी पंक्तियां? 6 पंक्तियां। और जैसे 6 पंक्तियां अगर याद होगी आपका ये हो जाएगा। ठीक है ना। आज इतने ही, नेक्स्ट अगली क्लास में आपको काव्य के बारे में अध्ययन और करेंगे। धन्यवाद।